जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 16, अगला भाग मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। लाभ 3, आदत की निगरानी करना संतुष्टिदायक होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। निगरानी अपना पुरस्कार खुद बन सकती है। अपनी कार्यसूची से एक चीज़ को काटना, अपने वर्कआउट लॉग में एक प्रविष्टि को दर्ज करना या कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना संतुष्टिदायक होता है। अपने परिणामों को, अपने निवेश पोर्टफोलियो के आकार को, अपनी पुस्तक की पांडुलिपि की लंबाई को बढ़ते देखना अच्छा महसूस होता है। और अगर यह अच्छा महसूस होता है तो आपके इसे सहन करने की ज़्यादा संभावना होती है। आदत की निगरानी गेंद पर निगाह जमाए रखने में भी मदद करती है। आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। आप सिक्स पैक पाने पर केंद्रित नहीं होते हैं। आप तो बस निरंतरता को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह के व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्कआउट में नागा नहीं करता। संक्षेप में, आदत की निगरानी एक दिखने वाला संकेत देती है जो आपको काम करने की याद दिलाता है। आंतरिक रूप से प्रेरित होती है क्योंकि आप देखते हैं कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं और इसे गंवाना नहीं चाहते। और संतुष्टिदायक महसूस होती है जब भी आप अपनी आदत के एक और सफल उदाहरण को दर्ज करते हैं। यही नहीं, आदत की निगरानी से आपको दिखने वाला सबूत भी मिलता है कि आप उस तरह के व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो त्वरित और आंतरिक संतुष्टि का एक आनंददायक रूप है। हो सकता है आप यह सोच रहे हो, अगर आदत की निगरानी करना इतना उपयोगी है तो मैंने इसके बारे में आपको पहले क्यों नहीं बताया। सारे लाभों के बावजूद मैंने इसे अब तक एक सरल कारण से नहीं बताया। कई लोग निगरानी और मापन के विचार का प्रतिरोध करते हैं। यह बोझ जैसा महसूस होता है क्योंकि यह आपको 2 आदतों के लिए विवश करता है। वह आदत जिसे आप डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी निगरानी करने की आदत। आप डाइट पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं और असंख्य कैलोरियों का हिसाब किताब लिखना जहमत सी लगती है। अपनी व्यस्तता के बीच हर सेल्स कॉल को दर्ज करना नीरस लगता है। यह कहना ज़्यादा आसान होता है, मैं बस कम खाऊंगा, या मैं ज़्यादा कड़ी कोशिश करूंगा, या मैं इसे करने की याद रखूंगा। लोग हमेशा मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। मेरे पास एक निर्णय जनरल है, लेकिन काश मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर पाता। या मैंने 1 सप्ताह तक अपने वर्कआउट लिखे लेकिन फिर छोड़ दिया। यह मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने एक बार अपनी कैलोरियों की निगरानी करने के लिए फूड लॉग बनाया था। मैं इसे केवल एक बार के खाने तक ही लिख पाया और फिर मैंने छोड़ दिया। निगरानी का काम हर एक के वश की बात नहीं है और आपको अपने पूरे जीवन की निगरानी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन लगभग हर व्यक्ति को इससे किसी न किसी तरह से लाभ हो सकता है, भले ही यह अल्पकालीन हो। हम निगरानी के काम को ज़्यादा आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात, जब भी संभव हो मापन को स्वचालित कर दें। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि आप निगरानी का काम अनजाने में पहले से ही कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट निगरानी करता है कि आप कितनी बार बाहर खाने जाते हैं। आपका फिटबिट दर्ज करता है कि आप कितने कदम चलते हैं और कितने घंटे सोते हैं। आपका कैलेंडर दर्ज करता है कि आप हर साल कितनी नई जगहों की यात्रा करते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप जानकारी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो फिर अपने कैलेंडर में एक नोट जोड़ लें कि हर सप्ताह या हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे, जो हर दिन निगरानी करने से ज़्यादा व्यवहारिक होता है। दूसरी बात, आपको केवल अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदतों की ही चेतन निगरानी करनी चाहिए। 10 आदतों की अव्यवस्थित निगरानी करने से बेहतर यह है कि आप एक आदत की निरंतर निगरानी करें। अंत में आदत को दोहराने के तुरंत बाद हर मापन को दर्ज कर लें। व्यवहार पूरा करना इसे लिखने का संकेत है। इस नीति से आप अध्याय 5 में बताई गई आदत के ढेर की प्रणाली को आदत की निगरानी से मिला सकते हैं। आदत का ढेर धन आदत की निगरानी का फार्मूला है। जब मैं सेल्स कॉल करने के बाद फ़ोन रखूँगा तो एक पेपर क्लिप उठाकर दूसरी जगह रख दूँगा। जब मैं जिम में एक सेट पूरा कर लूँगा तो इसे अपने वर्कआउट जर्नल में दर्ज करूँगा। जब मैं डिश वॉशर में अपनी प्लेट रखूँगा तो मैं तुरंत लिखूँगा कि मैंने क्या खाया। ये रणनीतियाँ आपकी आदतों की निगरानी को ज़्यादा आसान बना सकती हैं। भले ही आपको अपने व्यवहार को लिखने में आनंद नहीं आता हो, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ सप्ताह तक इसे दर्ज करने से आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। यह देखना हमेशा रोचक होता है कि आप अपने समय को सचमुच किस तरह बिता रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हर आदत किसी न किसी बिंदु पर ख़त्म होती है। किसी भी मापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आदतों के पटरी से उतरने के बाद आपके पास उससे उबरने की एक अच्छी योजना रहे। जब आपकी आदतें पटरी से उतरें तो जल्दी कैसे उबरें?
चाहे आपकी आदतें कितनी भी नियमित न निरंतर हो, यह तय है कि जीवन किसी न किसी बिंदु पर बाधा डालेगा। पूर्णतः संभव नहीं है। जल्दी ही कोई ना कोई आपातकालीन स्थिति सामने आ जाएगी। आप बीमार पड़ जाएंगे, या आपको ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी, या आपके परिवार को आपके थोड़े ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी। जब भी यह मेरे साथ होता है तो मैं खुद को एक आसान नियम याद दिलाता हूँ, 2 बार कभी नहीं चूकें। अगर मैं एक दिन चूक जाता हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी दोबारा पटरी पर आने की कोशिश करता हूँ। एक वर्कआउट चूकना तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मैं लगातार 2 वर्कआउट नहीं चूकना चाहता। शायद मैं एक बार पिज्ज़ा खा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं स्वस्थ आहार खाना चाहूँगा। मैं आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूँ। जैसे ही निरंतरता का एक चक्र खत्म होता है, मैं अगला चक्र शुरू कर देता हूँ। पहली गलती आपको बर्बाद नहीं करती, पहली गलती के बाद दोहराई गई गलतियों का चक्र आपको बर्बाद करता है। एक बार चूकना तो दुर्घटना या संयोग है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। यह विजेताओं और पराजितों के बीच का फर्क होता है। एक बार का बुरा प्रदर्शन, बुरा वर्कआउट या ऑफिस में बुरा दिन किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से सुधार कर लेते हैं। आदत का टूटना मायने नहीं रखता, बशर्ते आप इसे तेजी से दोबारा सही कर लें। मेरे ख्याल से यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा इसका पालन करता हूँ। भले ही मैं किसी आदत को उतनी अच्छी तरह या पूरी तरह नहीं कर सकता जितना मैं पसंद करूँगा। अक्सर हम अपनी आदतों के मामले में सब कुछ या कुछ नहीं के चक्र में उलझ जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या तो यह सोचना है कि अगर आप किसी चीज़ को आदर्श तरीके से नहीं कर सकते तो आपको इसे करना ही नहीं चाहिए। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आपके बुरे या व्यस्त दिनों में भी आदत की कोशिश करना कितना मूल्यवान होता है। नागा वाले दिन इतना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं कि सफल दिन उसकी भरपाई नहीं कर सकें। अगर आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक पहुंचा देगा, लेकिन दोबारा $100 तक पहुंचने के लिए केवल 33% नुकसान ही काफ़ी होगा। दूसरे शब्दों में 33% नुकसान से बचना 50% मुनाफा हासिल करने जितना मूल्यवान ही होता है। जैसा चार्ली मंगर कहते हैं, चक्रवृद्धि का पहला नियम, इसमें कभी अनावश्यक बाधा नहीं डालें। इसलिए बुरे वर्कआउट अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आलस के दिन और बुरे वर्कआउट चक्रवृद्धि के लाभों को कायम रखते हैं जो पिछले अच्छे दिनों में आपने संचित किए हैं। सिर्फ कोई चीज़ करना, 10 दंड बैठक, 5 स्प्रिंट, 1 पुशअप, दरअसल कोई भी चीज़ बहुत बड़ा काम है। स्कोर 0 नहीं रहने दें। नुकसान को अपने चक्रवृद्धि के लाभ को जाया नहीं करने दें। यही नहीं, यह हमेशा इस बारे में नहीं है कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। यह तो उस तरह का व्यक्ति बनने के बारे में है जो कभी वर्कआउट नहीं चूकता। प्रशिक्षण लेना आसान होता है जब आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण लेना तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आपका ऐसा करने का मन नहीं करता, भले ही आप उम्मीद से कम समय तक करें। 5 मिनट जिम जाने से शायद आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी पहचान की पुष्टि होती है। व्यवहार परिवर्तन का सब कुछ या कुछ नहीं का चक्र बस एक व्यवधान है जो आपकी आदतों को पटरी से उतार देता है। एक और संभावित खतरा, खास तौर पर अगर आप किसी आदत की निगरानी कर रहे हैं, गलत चीज़ को मापना है।